कि आज दुनिया के साथ लोकतंत्र के नाम पर कितना बड़ा और भद्दा मजाक हुआ है। जिस हिजबुल्लाह ने पिछले 4 दशकों में 12,500 से ज्यादा लोगों को अपने आतंकवादी हमलों में बेरहमी से मार डाला, आज उसी हिजबुल्लाह के चीफ ने लेबनान की राजधानी बेरूत में इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया कि इसमें न सिर्फ 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर शामिल हुए, बल्कि दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने इस रैली का आज शाम को लाइव टेलीकास्ट किया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह जब इस रैली में भाषण दे रहा था, तब अकेले यूट्यूब पर ही अलग अलग चैनल्स के माध्यम से 12 लाख से ज्यादा लोग उसके इस भाषण को लाइव देख रहे थे। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस आतंकवादी ने आज जब रैली की तो उसकी इस रैली को दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से भी ज्यादा सोशल मीडिया पर देखा गया। यानी जो इस रैली की व्यूअरशिप है, ये बड़े बड़े नेताओं की व्यूअरशिप से ज्यादा व्यूअरशिप है। इससे आपको पता चलेगा कि आतंकवाद अब एक नए युग में प्रवेश कर गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आतंकवादी ने हिजबुल्लाह की रैली में आज क्या कहा? इसने कहा कि हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को जिस तरह से इजराइल पर हमला किया है, यह हमला एक बहुत बड़ी उपलब्धि था। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए, दुनिया भर के लोगों ने उस हमले की आलोचना की थी, क्योंकि वो आतंकवादी हमला था जिसमें 1,500 इजराइल के नागरिक मारे गए थे। लेकिन नसरल्लाह कहता है कि यह हमला एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह हमला पूरी तरह से हमास के आतंकवादियों का था। यानी नसरल्लाह ने बाकी सभी आतंकवादी संगठनों को और ईरान को क्लीन चिट दी, अपने आप को भी क्लीन चिट दी, और उसने कहा कि यह जो आतंकवादी हमला हुआ था, यह हमास के आतंकवादियों ने ही किया था और इसमें और किसी ने उसका साथ नहीं दिया है, ना हिजबुल्लाह ने दिया है, ना किसी और ने दिया है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारा इस हमले में कोई हाथ नहीं है और ये जो हमला हुआ है, ये हमास के आतंकवादियों ने, इसकी जो पूरी प्लानिंग थी, योजना थी, उसे बहुत ही गुप्त रखा और बाहरी किसी भी ताकत को इसके बारे में पता ही नहीं था। उसने ये भी कहा कि इजराइल से लड़ते हुए हमास के जो आतंकवादी मारे गए हैं, वो उन सभी आतंकवादियों को शहीद मानता है। और हिजबुल्लाह के इस चीफ ने इजराइल को धमकी दी है और कहा है कि इजराइल को बिना समय गंवाए गाजा से अपनी सेना को वापस बुला लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उसने ये कही कि गाजा में युद्ध लड़ा जा रहा है, वो युद्ध नहीं है, वो धर्म युद्ध है। अब आप याद कीजिए, पहले दिन से हम आपको ये बात बता रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, ये एक धर्म युद्ध है, ये जमीन के लिए और पैसे के लिए नहीं है। और आज नसरल्लाह ने साफ साफ दुनिया को यह बता दिया, यह युद्ध धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है, यह धर्म युद्ध है। पहले दिन से ही हम आपको यह बताते आ रहे हैं कि इन आतंकवादियों ने इजराइल के खिलाफ ये एक धर्म युद्ध छेड़ा है, जिसमें इस्लाम धर्म की लड़ाई यहूदी धर्म से है। आज नसरल्लाह ने और क्या क्या कहा, आप सुनिए। नसरल्लाह यह भी कहता है कि इजराइल की सेना बहुत ही कमजोर सेना है और वो ज्यादा दिन वैसे भी टिक नहीं पाएगी। अब देखिए, मैं आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाता हूं, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां शामिल हुए। आज लेबनान में और पूरी दुनिया में बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने, बड़ी बड़ी मीडिया संस्थाओं ने इस भाषण का लाइव टेलीकास्ट किया। लेबनान में हर दुकान में, हर रेस्टोरेंट में, हर बार में, हर हुक्का बार में, जहां जहां भी कोई देख सकता था, सब ने टीवी पर इस भाषण का लाइव टेलीकास्ट देखा। और अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे नसरल्लाह एक बहुत बड़ा नेता है, बहुत लोकप्रिय नेता है, ये वहां की जनता का नायक है और आज वो पूरी दुनिया को अपनी शांति का संदेश दे रहा है। लेकिन याद कीजिए, एक जमाना था जब आतंकवादी दुनिया की नजरों से हमेशा छिपकर रहते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर वो बाहर निकले तो किसी न किसी देश की सेना उन्हें उसी वक्त मार डालेगी। आतंकवादियों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो बाहर निकल पाए, वो छिपकर हमला करते थे। उनकी छोटी सी गुरेला सेना हुआ करती थी, छोटे आतंकवादियों के छोटे छोटे गुट हुआ करते थे और वो विद्रोह करते थे या फिर मासूम लोगों की जान लेते थे और वहां से भाग जाते थे। ओसामा बिन लादेन से लेकर अल जवाहिरी और अबू बकर अल बगदादी कभी भी दुनिया के सामने नहीं आए। आप देख लीजिए, ओसामा बिन लादेन को देख लीजिए और बगदादी को देख लीजिए, जो ISIS का चीफ था।
ये हमेशा छिप कर रहे। पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज पता नहीं लगा पाई कि ये कहां छिपे हुए हैं, और इन आतंकवादियों ने हमेशा छिप छिप कर ही लोगों की जान ली है। कभी कोई संदेश भी देने की कोशिश की है तो छुप कर किसी गुफा में बैठकर ये अपना वीडियो बनाते थे और उसे कुछ चैनल्स चला दिया करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, युग बदल चुका है। अब आतंकवादी खुलेआम बड़े बड़े नेताओं की तरह रैलियां भी करते हैं, साथ में लोगों की जान भी लेते रहते हैं, गोलियां भी चलाते हैं, रैलियां भी करते हैं, और जान लेने के साथ साथ आम लोगों के वोट लेकर सरकारें भी चलाते हैं। पहले आतंकवादी सिर्फ गोलियां चलाते थे, खून बहाते थे। अब ये समझ गए हैं कि इस युग में उन्हें क्या करना है। अब गोली चलाने और खून बहाने के साथ साथ अब ये क्या करते हैं, अब ये खुलेआम रैलियां करते हैं। आज जब नसरुल्लाह की ये रैली होने वाली थी, क्या आप जानते हैं रैली से पहले ही बड़े बड़े विज्ञापन सोशल मीडिया पर चलाए गए। उन्होंने अपना एक विज्ञापन बनाया, उस विज्ञापन के जरिए दुनिया भर को बताया गया कि आज शाम को ये रैली मिस मत कीजिएगा। आपने देखा है जैसे बड़े बड़े नेताओं के विज्ञापन आते हैं, जैसे टीवी पर भी बड़े बड़े शोज के विज्ञापन आते हैं कि आज शाम 9 बजे ये देखिए, आज शाम 6 बजे ऐसा देखिए, ये होने वाला है, वो होने वाला है। इसी तरह का विज्ञापन जिसे हम टीवी की भाषा में प्रोमो कहते हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये विज्ञापन है नसरुल्लाह का। आपको ऐसा लगेगा जैसे टेलीविजन का बहुत बड़ा कोई एंकर है जिसका शो आज शाम को 6 बजे आने वाला है। देखिए आप, बाकायदा एक ऐसा प्रोमो बनाया गया नसरुल्लाह का और दुनिया भर को बताया गया कि देखिए आज शाम को आपको इनका एक बहुत बड़ा संदेश सुनना है। देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ा पत्रकार है, बहुत बड़ा नेता है। देखिए कैसे तैयारी कर रहा है, अपने नोट्स बना रहा है, शाम को इसका शो है 6 बजे का। इस तरह का एक भाव देने की कोशिश की गई है, जबकि ये एक आतंकवादी है और अमेरिका इसे डेजिग्नेटेड आतंकवादियों की लिस्ट में डाल चुका है। लेकिन आज अमेरिका रोक नहीं सकता क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। और सोशल मीडिया तो छोड़िए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आज उन्होंने भी इसके भाषण का लाइव टेलीकास्ट किया है। पूरी दुनिया देख रही थी कि देखते हैं आज नसरुल्लाह क्या कहता है, कोई बहुत बड़ी बात कहने वाला है। तो ये एक बदलता हुआ युग है और अब इन आतंकवादियों को किसी से डर नहीं लगता। अब ये आतंकवादी सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी प्रमोशनल फिल्में भी बनाते हैं फिल्म स्टार्स की तरह, नेताओं की तरह, और खुलेआम हजारों लोगों को इस तरह से संबोधित भी करते हैं। और आप देखिएगा कल दुनिया भर के अखबारों में फ्रंट पेज पर इसके बयान छपने वाले हैं। आज हिजबुल्लाह, हमास और हूती, कल हमने आपको इन तीनों के बारे में बताया था। ये 3H हैं आतंकवाद के। इन तीनों आतंकवादी संगठनों की आज अपने अपने देशों में सरकारें चल रही। हमास के आतंकवादी वर्ष 2007 से गाजा में अपनी सरकार चला रहे हैं, जो फिलिस्तीन का ही एक हिस्सा है। यानी हमास सिर्फ लोगों की जान नहीं लेता, सिर्फ बंदूक की गोलियां नहीं चलाता, सिर्फ बम नहीं बरसाता, हमास चुनाव भी लड़ता है। और चुनाव लड़ते लड़ते हमास के आतंकवादी कब शरीफ बन गए पूरी दुनिया को पता ही नहीं चला। तो इसलिए हमास को आज आप आतंकवादी नहीं कह सकते। दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े जो देश हैं आज हमास को आतंकवादी संगठन मानते भी नहीं है। क्यों नहीं मानते? इसलिए क्योंकि वो चुनाव लड़ते हैं और वो कहते हैं कि लोग हमें वोट देते हैं और हम लोकप्रिय हैं, और इनका जो इलाका है उसमें किसी की हिम्मत नहीं जो हमास के अलावा किसी को वोट दे दे। यानी ये वोट का, लोकतंत्र का, चुनाव का सबसे बड़ा अपमान है। इसी तरह हिजबुल्लाह वर्ष 2005 से लेबनान की सरकार में ही शामिल है और अब भी लेबनान की सरकार में हिजबुल्लाह के 2 मंत्री हैं जो लोकतांत्रिक देशों में होने वाले बड़े बड़े सम्मेलनों में जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र में लेबनान का पक्ष भी रखते हैं। और हिजबुल्लाह की ही तरह हूती भी यमन में पिछले 1 दशक से वहां के 25% इलाकों में अपनी सरकार चला रहा है और यमन की राजधानी सनाया पर अभी हूती के आतंकवादियों का ही नियंत्रण है। सोचिए, यमन देश है, उसकी पूरी राजधानी पर हूती का नियंत्रण है। यानी ये आतंकवाद का जो ट्रिपल H है, इसे दुनिया में राजनीति के ट्रिपल H का भी दर्जा अब मिल चुका है और इससे बड़ा लोकतंत्र का मजाक आज कुछ हो नहीं सकता। आज दुनिया में 122 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो हिजबुल्लाह, हमास और हूती में से किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन मानते ही नहीं है, और इन देशों में हमारा अपना देश भारत भी शामिल है।
इन तीनों आतंकवादी संगठनों को दुनिया में राजनीतिक संगठन के तौर पर एक पहचान मिल चुकी है और इनमें भी हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को लेबनान के साथ साथ अरब क्षेत्र में शिया मुसलमानों का एक बहुत बड़ा और लोकप्रिय नेता माना जाता है, इसीलिए तो उसके भाषण सुने जाते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान के सबसे पुराने कट्टरपंथी संगठनों में से एक है, जिसका गठन वर्ष 1982 में हुआ था, यानी बहुत पुराना है, आज का नहीं। अमेरिका हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानता है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश हिजबुल्लाह को एक राजनीतिक पार्टी ही मानते हैं। और हिजबुल्लाह के नाम का मतलब भी आप समझ लीजिए, हिजबुल्लाह का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये अल्लाह की एक पार्टी है, ये इसका मतलब है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चुनाव लड़ते हैं, लोग डर के मारे वोट भी दे देते हैं और ये चुनाव जीत जाते हैं, सिर्फ इसलिए दुनिया के ज्यादातर देशों ने इन्हें अब एक राजनीतिक दल मान लिया है। हिजबुल्लाह दो शब्दों से बना है, हिज्ब उल अल्लाह। हिज्ब का मतलब होता है जमात या दल और अल्लाह का मतलब होता है ईश्वर, वो तो आप जानते ही, अल्लाह का मतलब अल्लाह, यानी हिजबुल्लाह का अर्थ हुआ अल्लाह की जमात या अल्लाह की पार्टी। और ये सब अल्लाह के नाम पर करते हैं, लोगों की जान भी अल्लाह के नाम पर ले लेते हैं। वर्ष 1982 में जब हिजबुल्लाह का गठन हुआ, तब उसके आतंकवादी दक्षिणी लेबनान के इलाकों को इजराइल के नियंत्रण से आजाद करवाना चाहते थे। और उस समय हिजबुल्लाह का एक दुश्मन इजराइल था और दूसरे दुश्मन उसी देश के कुछ मुसलमान थे। ये वो मुसलमान थे जो खुद को सुन्नी कहते थे, और क्योंकि हिजबुल्लाह का गठन शिया मुसलमानों ने किया था, इसलिए वो चाहते थे कि लेबनान की सत्ता सुन्नी नहीं बल्कि शिया मुसलमानों के पास रहे। इसलिए हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने इजराइल के साथ साथ लेबनान के सुन्नी मुसलमानों का भी दमन किया, उन पर हमले किए और उनकी हत्याएं की। वर्ष 1983 में हिजबुल्लाह ने बेरूत की यूएस एम्बेसी पर बहुत बड़ा हमला किया था, जिसमें 63 लोग मारे गए थे। याद करिए, ये बहुत बड़ा एक दुर्घटना मानी जाती है, बहुत बड़ी आतंकवादी घटना मानी जाती है। और इसके बाद हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने कई आत्मघाती हमले किए और जिहाद के लिए हजारों लोगों को मार डाला, जिहाद के नाम पर। लेकिन दुनिया फिर भी आज हिजबुल्लाह को एक राजनीतिक पार्टी ही मानती है और उसी हिजबुल्लाह के चीफ से एक सवाल नहीं करती, उससे कहती नहीं कि आपने इतने हजारों लोगों की हत्या करने के बाद आज आप किस मुंह से शांति की बात करते हैं। और दुनिया भर के मीडिया संस्थान आज उसके भाषण का लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं और दुनिया भर के लोग सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं। वर्ष 2005 में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने लेबनान के तत्कालीन प्रधानमंत्री रफीक हरीरी को एक आतंकवादी हमले में जान से मार दिया था। और इस हत्याकांड पर तब दुनिया जो है वो पूरी तरह से खामोश रही थी। रफीक हरीरी सुन्नी मुसलमान थे और हिजबुल्लाह को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि लेबनान की सत्ता एक सुन्नी मुसलमान के पास रहे। इसलिए हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने लेबनान के उस समय के सुन्नी प्रधानमंत्री को मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद से हिजबुल्लाह लेबनान की सरकार का हिस्सा बन गया और तभी से वो लेबनान की सरकार में शामिल है। वर्ष 2022 में यानी पिछले साल जब लेबनान में आम चुनाव हुए, तब वहां की 128 सीटों में से हिजबुल्लाह को 13 सीटों पर जीत मिली और 13 सीटों के साथ वो लेबनान की सरकार में बतौर सहयोगी दल शामिल हो गया। और उस समय भी लेबनान की सरकार में हिजबुल्लाह के इस समय भी 2 आतंकवादी मंत्री बने हुए हैं आज भी। जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, जब आप सब लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री हिजबुल्लाह के एक आतंकवादी ही थे और यह आतंकवादी इस दौरान पूरी दुनिया के साथ संवाद कर रहा था। और दुनिया को भी एक आतंकवादी स्वास्थ्य मंत्री से संवाद करने में तब कोई परेशानी नहीं थी, या यह भी आप कह सकते हैं कि कोई विकल्प ही नहीं था। अगर लेबनान एक आतंकवादी को अपना स्वास्थ्य मंत्री बना दे तो कोई क्या कर सकता है। बड़ी बात यह है कि लेबनान में इस समय भी हिजबुल्लाह के आतंकवादी लाखों सुन्नी मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, लेकिन दुनिया के तमाम मुस्लिम देश इन मुसलमानों के मानव अधिकारों की कभी कोई बात नहीं करते और ना ही हिजबुल्लाह पर आज तक कोई सवाल उठाते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा समर्थन कहां से मिलता है जानते हैं? यह समर्थन मिलता है ईरान से, और इस समर्थन का कारण भी एक ही है और वो है धर्म। ईरान एक शिया बाहुल देश है, इसलिए ईरान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम देशों की सत्ता
शिया मुसलमानों के पास रहे। इसलिए वो लेबनान में हिजबुल्लाह की मदद करता है, समर्थन करता है, पैसा देता है, हथियार देता है और जो है खुद को हिजबुल्लाह इसीलिए शिया मुसलमानों का संगठन बताता है। और यमन में ईरान हूती की मदद करता है, जो खुद को यमन के शिया मुसलमानों का संगठन बताता है। तो ये ईरान के प्रॉक्सी संगठन है। ईरान, इनकी जो सप्लाई लाइन है, इनकी जो लाइफ लाइन है, वो ईरान से जुड़ी हुई है। इन्हें जो रिमोट कंट्रोल से देश कंट्रोल करता है वो है ईरान। इन सब का रिमोट कंट्रोल ईरान के पास है। हमास को ईरान इसलिए मदद करता है क्योंकि हमास की लड़ाई इस्लाम वर्सेस इस्लाम की नहीं, बल्कि इस्लाम वर्सेस यहूदी की है। हालांकि आज यहां बात सिर्फ आतंकवादी संगठनों की नहीं है। पिछले 2 वर्षों से भी ज्यादा समय में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का शासन है, आप सब जानते हैं। और तालिबान भी खुद को अब एक राजनीतिक पार्टी ही बताता है, जबकि तालिबान का सच पूरी दुनिया जानती है। तालिबान अब तक हजारों आतंकवादी हमले कर चुका है पूरी दुनिया में, जिनमें कई बेकसूर लोग हजारों की संख्या में मारे गए हैं। लेकिन आज तालिबान के आतंकवादी अफगानिस्तान की सरकार चला रहे हैं और दुनिया में खुद को लोकतंत्र का ठेकेदार बताने वाले देशों को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज भी बड़े बड़े सम्मेलन जब होते हैं क्षेत्रीय किसी भी बड़े क्षेत्र में, तो अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान के यही आतंकवादी उसमें शामिल होने के लिए जाते हैं। एक जमाने में इनके हाथ में बंदूक हुआ करती थी, आज इनके हाथ में एक पेन होता है। और जो कुख्यात आतंकवादी हैं वो बड़े बड़े नेता बन चुके हैं। और इस स्थिति के बावजूद दुनिया कहती है कि वो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एकजुट है। अब आप देख लीजिए, चाहे हमारे यहाँ थोड़े दिन पहले जो G20 का सम्मेलन हुआ, चाहे संयुक्त राष्ट्र में जो बातचीत होती है, अलग अलग दुनिया भर के देशों के जितने भी सम्मेलन होते हैं जहां बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं, वो सब हर बार यही शपथ लेते हैं, हर बार यही कसम खाते हैं कि हम आतंकवाद को मिटा देंगे और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एक साथ हैं। लेकिन अब हमने आपको बता दिया कितने बड़े बड़े और खूंखार आतंकवादी आज भी अलग अलग देशों में सरकारें चला रहे हैं, विचारधारा के नाम पर हजारों लोगों की जान ले रहे हैं, आतंकवादी हमले कर रहे हैं। और अब ये डबल रोल में आपको दिखाई देंगे। एक रोल है सरकार में बैठे हुए एक नेता का और दूसरा रोल है एक आतंकवादी का। अब एक तरफ ये पॉलिटिकल पार्टी है जहां ये लोगों से वोट लेती हैं और दूसरी तरफ उसी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आतंकवादियों की एक सेना भी है, जो अपने साथ सेना के अलावा साथ साथ एक पैरेलल सेना चलाती है, हथियार रखती है और बड़े बड़े मॉडर्न आधुनिक हथियार इनके पास है और इन्हें पैसा मिलता है ईरान जैसे देशों से। इसलिए जब आप देखेंगे तो हिजबुल्लाह की भाषा और ईरान की भाषा बिल्कुल सेम है। और अब इजराइल के लिए जो बड़ी बात है वो ये है कि इजराइल 3 फ्रंट पर घिर चुका है। एक तरफ हिजबुल्लाह उस पर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ से हूती उस पर हमला कर रहा है यमन की तरफ से, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह कर रहा है और हमास तो पहले से ही गाजा की तरफ से हमले कर ही रहा है। और इन सबको समर्थन मिल रहा है ईरान से और ये समर्थन सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर मिल रहा है और पूरी दुनिया चुपचाप ये सब होते हुए देख रही है। अब आप ये देखिए कि हमास ने अचानक से इजराइल पर फिर से रॉकेट दागने शुरू कर दिए हैं और पिछले 24 घंटे में हमास के आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल के कई इलाकों को अपना निशाना बनाया है और उस पर 250 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए हैं। आप में से बहुत सारे दर्शकों को शायद यह पता नहीं होगा कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी तक आपके पास जितने भी वीडियोस पहुंच रहे हैं वो सब हमास की तरफ से पहुंच रहे हैं, वो सब गाजा की तरफ से पहुंच रहे हैं। अभी हर कोई गाजा की बात कर रहा है कि गाजा में कितने बच्चे मारे जा रहे हैं, कितने मासूम लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में इजराइल को हो रहे नुकसान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन आज हम आपको इसके बारे में भी बताना चाहते हैं। आज इस युद्ध का 28वां दिन है और इन 28 दिनों में हमास के आतंकवादी इजराइल पर 8000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि हमास के आतंकवादी हर दिन औसतन लगभग 300 रॉकेट इजराइल पर अब भी दाग रहे हैं। हमास ने अब भी गाजा में इजराइल के 242 नागरिकों को बंधक बनाकर रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है और इनमें 30 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब पूरी दुनिया हमास के आतंकवादियों से यह नहीं पूछ रही कि आपने 30 छोटे बच्चों को बंधक क्यों बनाकर रखा है और इन्हें कब छोड़ेंगे।
लेकिन गाजा के बच्चों की तरह इन बच्चों की अभी कोई बात नहीं कर रहा, ना ही इनके वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं। इस युद्ध में अब तक इजराइल के 1,500 लोग मारे जा चुके हैं और हमास के हमलों की वजह से अब तक इजराइल के 2.5 लाख लोग अपने अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। 2.5 लाख लोगों को अपने घर, अपना गांव, अपना शहर छोड़कर भागना पड़ा है। सोचिए, हमास की वजह से इजराइल में 2.5 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन इन लाखों लोगों के मानवाधिकारों की अब तक किसी ने कोई बात नहीं की है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस हफ्ते इजराइल की सेना ने गाजा में जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था, उसमें हमास के आतंकवादी इजराइल के 23 सैनिकों की हत्या अब तक कर चुके हैं, जिनमें 4 सैनिक पिछले 24 घंटों में ही मारे गए हैं। तो सोचिए, इजराइल के भी 23 सैनिक अब तक इसमें मर चुके हैं और अब हमास के आतंकवादी गाजा में मौजूद इजराइल के सैनिकों पर छिपकर हमला कर रहे हैं और धीरे धीरे एक एक करके उनकी हत्या भी कर रहे हैं। अब हम गाजा और भारत की राजधानी दिल्ली की तुलना करेंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि हम ये तुलना क्यों कर रहे हैं। ये तुलना हम सिर्फ वायु प्रदूषण के लिए कर रहे हैं, पॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं। 1 नवंबर तक इजराइल गाजा में 25,000 टन बारूद के हजारों बम और मिसाइल गिरा चुका है। 25,000 टन, जिनमें 30,000 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त होकर गाजा के नक्शे से ही गायब हो चुकी हैं। 25,000 टन बारूद का मतलब होता है कि इजराइल ने 2.5 करोड़ किलोग्राम बारूद से गाजा को निशाना बनाया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल गाजा में हर दिन औसतन 600 बम और मिसाइल से कहर बरपा रहा है। लेकिन हजारों टन बारूद के इस्तेमाल के बाद भी गाजा की हवा हमारे देश के कई शहरों से आज भी साफ है। गाजा की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब गाजा की ये तस्वीरें देखेंगे, थोड़ा आपको मैं बताता हूं। गाजा की तस्वीरों में आपको बम धमाकों से होने वाले विनाश की आग दिखाई देती है, उस आग का धुआं दिखाई देता है, आपको मलबा ही मलबा दिखाई देता है, मलबे की धूल और मिट्टी दिखाई देती है और चारों तरफ आपको या तो धूल या फिर धुआं दिखाई देता है, क्योंकि 25,000 टन बारूद इस एक शहर के ऊपर गिरा है पिछले 28 दिनों में। अब ये गाजा आपको हमने दिखाया, गाजा की तस्वीरें कुछ इस तरह से आप सब देखते ही आ रहे हैं। एक तरफ अगर आप हमारे देश की राजधानी दिल्ली को देखेंगे तो यहां ज्यादातर इलाकों में आपको हवा का स्तर 500 के पार आज नजर आएगा। आज भी 500 के पार हमारे देश की राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स था, AQI जिसको हम कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गाजा में जहां हर घंटे औसतन 25 बम धमाके हो रहे हैं, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 50 के आसपास था। यानी गाजा में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 50 है और दिल्ली में 500 है। गाजा सिटी में हवा का स्तर जो है लगभग 56 है, खान यूनुस में 70 है, रफा सिटी में 65 है। लेकिन दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों का AQI आज बेहद खतरनाक श्रेणी में है और दिल्ली और नोएडा जैसे शहर इस समय दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर बन चुके हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रदूषण का धुआं बारूद के धुएं से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। अगर आज आप दिल्ली का आसमान देख लें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये दिल्ली नहीं, गाजा का आसमान हो, जहां पर हर रोज हजारों बम धमाके हो रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको दिल्ली का आसमान आज दिखा रहा हूं, ये दिल्ली है। आपको कुछ नजर नहीं आएगा, असल में आपको ऐसा लगेगा जैसे 25,000 टन बारूद इस शहर पर पड़ा होगा और इसीलिए उस बारूद के धुएं में ये पूरा की पूरा शहर आज खो चुका है। ये है दिल्ली। लेकिन आज भी गाजा का आसमान दिल्ली के आसमान से कहीं ज्यादा साफ है। आज भी गाजा का आसमान नीला दिखाई देता है और दिल्ली का आसमान काला दिखाई देता है। दुख की बात यह है कि यह जहरीला धुआं ना तो सरकारों के लिए कोई मुद्दा है, ना ही लोगों की इसमें कोई भी दिलचस्पी है। मैंने कल भी आपको बताया था कि हम आपको इस खबर के बारे में पिछले 2 दिनों से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, और सबसे कम व्यूज हमारे सारी खबरों में से इसी खबर के व्यूज हैं। सबसे कम व्यूज हमारी जिस खबर को मिले हैं अभी तक वो प्रदूषण की खबर है। यानी आप लोग भी प्रदूषण की खबर को देखना नहीं चाहते, लेकिन हमने भी सोचा कि हम इस खबर के बारे में आपको बताना छोड़ेंगे नहीं। कम व्यूज होते हैं, कोई बात नहीं, ये खबर फ्लॉप हो जाएगी। मैं जानता हूं आज भी ये खबर फ्लॉप होने वाली है, कोई बात नहीं, लेकिन
इसमें समाज का भला है और देश का भला है, आपके परिवार का भला है। आज दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का नया रिकॉर्ड बना दिया और उत्तर भारत के कई राज्य अब एक गैस चेंबर में तब्दील हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि इस खतरनाक होते प्रदूषण के पीछे कोई कारण अचानक से आ गया है, कोई नया कारण है, बिल्कुल नहीं। इस प्रदूषण के पीछे सारे के सारे वही कारण हैं जिनके बारे में हम 10 साल से सुन रहे हैं, लेकिन ना तो ये कारण बदले और ना ही दिल्ली और बाकी राज्यों की हवा आज तक बदली है। आज दिल्ली की हवा में जो प्रदूषण है उसमें अकेले 44% हिस्सा प्रदूषण की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ पराली का धुआं है, यानी पराली के धुएं का जो शेयर है वो 44% है। 12% प्रदूषण की वजह है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। और ये दोनों वो कारण हैं जिनके बारे में हमारी सरकारें पिछले कई वर्षों से कहती भी आ रही हैं और वो जानती भी हैं। इसलिए अगर आज भी इसकी वजह से दिल्ली की हवा इतनी जहरीली है तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 10 साल में प्रदूषण से आपको बचाने के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। क्योंकि ये बात तो हम 10 साल से सुन रहे हैं, हम भी जानते हैं कि ये पराली की वजह से है, हम भी जानते हैं कि ये गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से है, हम भी जानते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन का जो धूल मिट्टी आती है ये उसकी वजह से है। लेकिन अगर 10 साल पहले भी यही था और आज भी यही है, इसका मतलब सरकारों ने कुछ नहीं किया। आज से कुछ वर्ष पहले तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे कि पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने की वजह से दिल्ली की हवा खराब होती है, इसलिए पंजाब में अगर उनकी पार्टी की सरकार आ गई तो दिल्ली की हवा से वो प्रदूषण को गायब कर देंगे। लेकिन आज पंजाब में भी उन्हीं की सरकार है और दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल ही हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली की हवा पहले के जैसी ही जहरीली बनी हुई है। आज हमने अरविंद केजरीवाल के कुछ पुराने बयान निकाले हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि केजरीवाल जी प्रदूषण को लेकर पहले क्या कहते थे और उन्होंने क्या कहा और फिर क्या किया। वो देख के ही पता चल रहा है कि ये पड़ोसी राज्यों से जो फसलें जल रही है उनका धुआं बहुत तेजी से दिल्ली के अंदर आ रहा है। पूरी दिल्ली जो है वो इस हवा से एक तरह से दम घोटू हवा है। इस बार सुनने में आ रहा है कि पिछले सालों के मुकाबले डबल इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये जलाने के। सारे जने मिलके खट्टर अंकल को और कैप्टन अंकल को चिट्ठी भी लिखना कि अंकल हमारी सेहत का मामला है, प्लीज आप अपने किसानों को मशीनें दीजिए। मशीनें आती हैं, वो मशीनें अगर किसानों को दे दो तो किसानों को फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है? दिल्ली के लोग क्यों सफर करें? दिल्ली के लोगों ने मेहनत करके पूरे साल अपना पोल्यूशन कम किया है, लेकिन इस दौरान आसपास पंजाब से और हरियाणा से जो पराली का धुआं आ रहा है, तो मुझे बड़ा दुख है कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश था। उस दिन सुप्रीम कोर्ट कितना नाराज हुआ, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे। हम जिम्मेदार हैं। आज पंजाब में अगर पराली जलेगी हम जिम्मेदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं। केवल एक चीज मांग रहे हैं जनता से। अभी 6 महीने हुए हैं, समस्या बहुत बड़ी है, कई सालों से चल रही है। 1 साल और दे दो, अगली साल इसको ठीक करके दिखा देंगे। आज दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी गहरी चिंता जताई है और कहा है कि इस प्रदूषण के लिए दिल्ली की सरकार ही जिम्मेदार है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का कारण वो डीजल बसें हैं जो बाहर से आ रही हैं, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आ रही हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर सभी जो बसें हैं वो सीएनजी पे चलती हैं। नई करीब 800 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ एनसीआर में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो या राजस्थान, पूरे इलाके के अंदर अभी भी, जो मैंने अभी ड्राइवर से बात की, कंडक्टर से बात की, तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हो अभी ये BS3 की गाड़ी है। दूसरी तरफ जो है हरियाणा से जो गाड़ी आई थी उत्तर प्रदेश की BS3 है, हरियाणा की BS4 की गाड़ी आ रही है, जो डीजल की गाड़ियां हैं, जो काफी पोल्यूशन जो है वो पैदा करती हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जब वो गाजियाबाद पहुंचे तो प्रदूषण की वजह से उनकी आंखें जल रही थी और इस प्रदूषण का कारण पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली है। गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था,
जैसे मैं उससे उतरा, देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही थी। तो मैंने कहा ये धुंध तो नहीं है, तो ये केवल धुआं भी है इसके साथ। फिर मैंने कहा कि मोबाइल स्मार्टफोन निकाल के मैंने कहा कि थोड़ा चेक करो कि नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ था, हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह रंगा हुआ था, और जैसे ही हवा का झोंका वहां से चला, दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब चुकी थी। अब आपको इस समय की एक बड़ी खबर बताते हैं, और ये खबर छत्तीसगढ़ से आई है और एक बहुत बड़ी खबर है। अब से कुछ देर पहले ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके यह बताया है कि उसने छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है असीम दास। इस व्यक्ति के पास से ईडी को 5 करोड़ 39 लाख रुपए कैश में बरामद हुए, और उसने ईडी को पूछताछ में बताया कि यह सारा पैसा वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावों के लिए देने वाला था, जो छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए ये इस्तेमाल करने वाले थे। जहां इसी महीने आप जानते हैं 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, और ये पैसा चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए भेजा जा रहा था। इससे भी बड़ा आरोप यह है कि यह पैसा महादेव ऐप के प्रोमोटर्स यूएई से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को छत्तीसगढ़ के चुनावों के लिए भेज रहे थे, और अब तक 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप के मालिकों ने छत्तीसगढ़ में वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए हैं। यह बहुत बड़ा आरोप है कि महादेव ऐप, आप जानते हैं, हमने कई बार पहले दिन ही महादेव ऐप के बारे में आपको बताना शुरू किया था कि कैसे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और कैसे ये एक जूस वाला आदमी था जो एक जमाने में छत्तीसगढ़ में जूस का छोटा सा काउंटर लगाता था, और आज वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का मालिक है, क्योंकि उसके पास ये बैटिंग ऐप है। महादेव ऐप वही बैटिंग ऐप है जिसके प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर हजारों करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, और ये सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर का रहने वाला है, और पहले वहां ये एक जूस की छोटी सी दुकान चलाता था। बाद में इसने गैर कानूनी तरीके से एक गैर कानूनी बैटिंग ऐप का बिजनेस शुरू किया, और ये भिलाई से फिर दुबई चला गया, और वहां से अब ये इस बैटिंग ऐप का बिजनेस कर रहा है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए कमा रहा है। इसकी पार्टीज में बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स दिखाई देते हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े गायक और फिल्म स्टार्स वहां नाचने के लिए आते हैं। इसकी शादी में भी बॉलीवुड की तरफ से बहुत सारे लोग गए थे पैसा लेकर। यानी बड़ा आदमी है, और इसके दो ही शौक है, एक बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो हीरोइंस को अपने यहां बुलाना और उनका डांस करवाना, और दूसरा छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेताओं से दोस्ती करना। ईडी के मुताबिक महादेव ऐप के प्रमोटर्स छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी की मदद कर रहे थे, और इन प्रमोटर्स से भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। ईडी ने भूपेश बघेल पर यह आरोप असीम दास नाम के इस आदमी के बयान के आधार पर लगाए हैं, और ईडी की प्रेस रिलीज की कॉपी आज मैं भी लेकर आया हूं, और इसमें क्या लिखा है आपको मैं बता देता हूं। तो इसमें कहते हैं कि ईडी रिसीव्ड इंटेलिजेंस इनपुट दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इज बीइंग मूव्ड इन छत्तीसगढ़ बाय द प्रोमोटर्स ऑफ महादेव ऐप इन रिलेशन टू असेंबली इलेक्शंस। ईडी कंडक्टेड सर्चेज एट होटल ट्राइटॉन एंड अनदर लोकेशन इन भिलाई and successfully intercepted a cash courier, Mr. Asim Das, who was sent from UAE especially to deliver large amount of cash for electioneering expenses of the ruling Congress party. कांग्रेस पार्टी के चुनाव के खर्चों के लिए यह आदमी खास तौर से यूएई से आया, कैश पैसा लेकर महादेव ऐप के प्रोमोटर्स की तरफ से। Seized funds were arranged by the महादेव ऐप promoters to be delivered to one politician. तो ये जो सारा पैसा था वो एक नेता को डिलीवर होना था, और उस नेता का नाम है बघेल। रेगुलर पेमेंट्स हैव बीन मेड इन द पास्ट एंड सो फार अराउंड 508 करोड़ रुपीज हैव बीन पेड बाय महादेव ऐप प्रोमोटर्स टू श्री भूपेश बघेल, चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। ये एक बहुत बड़ा आरोप है छत्तीसगढ़ के चुनाव से ठीक पहले, जिसमें कहा गया है कि महादेव ऐप के प्रोमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं।
और अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये आरोप सही है तो आरोप गंभीर है, और अगर दिए हैं 508 करोड़ रुपए तो ये वसूले भी जरूर होंगे, या आगे चलकर कोई मुफ्त में तो किसी को पैसा देता नहीं है, ये वसूले भी जाएंगे। भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को बहुत सेलेक्टिव बताया है और इस कार्रवाई पर बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं। उसको तो पहले रमन सिंह को कर ही लेना चाहिए था, क्योंकि नान में उसका नाम है। सीएम मैडम, सीएम सर कौन है आज तक नहीं पता। पनामा में अभिषेक सिंह का नाम है, क्यों उसकी जांच नहीं हो रही है? तो सवाल इस बात का है कि आप सेलेक्टिव आप कोई काम करेंगे तो जनता पसंद नहीं करती। तो भूपेश बघेल और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें सेलेक्टिवली निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए अब जो सरकार है, मोदी सरकार, वो हमें इस तरह से परेशान कर रही है। अब आज की एक और बड़ी खबर, अब हम मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव और उनके कुछ कथित साथियों पर नोएडा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के बारे में आपको बताएंगे। एल्विश यादव पर आरोप है कि वो पार्टियों में जहरीले सांप और उनका जहर सप्लाई करते थे, और सांपों का ये जहर क्यों काम आता है? ये काम आता है नशा करने के लिए। अभी उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस 3 राज्यों में एल्विश यादव की तलाश कर रही है, क्योंकि एल्विश यादव फरार है और उनके खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर की कॉपी इस समय मेरे पास है। यह एफआईआर नोएडा में होने वाली उस रेव पार्टी से जुड़ी है जहां रेड के दौरान पुलिस ने 8 जिंदा सांप बरामद किए, जिनमें 5 कोबरा सांप थे और 1 रैटल स्नेक था, यानी कोबरा और रैटल स्नेक। इसके अलावा इस कार्रवाई में पुलिस ने 1 अजगर और कोबरा सांप का 20 मिलीलीटर जहर भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि यह सांप और उनका जहर इस रेव पार्टी में नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाला था, जिसके लिए उसने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, और इस मामले में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को भी इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। हालांकि अभी बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इस मामले में एल्विश यादव की क्या भूमिका है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। एल्विश यादव खुद भी एक वीडियो जारी करके कह चुके हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है और उनका इस मामले में कोई हाथ नहीं है। लेकिन पूरा मामला क्या है, पहले यह समझ लीजिए। असल में यह पूरा मामला जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक एनजीओ से जुड़ा है, जिसका नाम है पीपल फॉर एनिमल्स, PFA। और यह एनजीओ किसका है? यह एनजीओ है बीजेपी की सांसद और पूर्व मंत्री मेनका गांधी का एनजीओ, जिसने नोएडा पुलिस को इस रेव पार्टी के बारे में सूचना देते हुए यह बताया कि इस पार्टी में जिंदा सांप और उनके जहर को नशे के इस्तेमाल के लिए लाया गया है और बेचा गया है। इस एनजीओ का आरोप है कि उसे कुछ दिन पहले यह खबर मिली कि एल्विश यादव रेव पार्टीज में नशे के लिए जिंदा सांपों और उनके जहर की सप्लाई करते हैं। इस सूचना पर इस एनजीओ के एक कर्मचारी ने एल्विश यादव से संपर्क किया, एक आम आदमी बनकर, और यह कहते हुए कि हमें एक पार्टी करनी है और नोएडा में पार्टी कराने और सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल करने के लिए इस आदमी ने एल्विश यादव को कहा। इस पर एल्विश यादव ने कथित तौर पर अपने एजेंट का नाम उसे बताया और उसका मोबाइल नंबर भी दे दिया और कहा कि इससे मेरा नाम लेकर आप बात कर लीजिए, आपको सांप भी मिल जाएंगे और सांप का जहर भी मिल जाएगा। इसके बाद जब इस एनजीओ ने उस व्यक्ति से एल्विश यादव का नाम लेकर बात की, तो वो व्यक्ति, वो लड़का पार्टी में आने के लिए और सारा इंतजाम करने के लिए तैयार हो गया और उसने कहा कि आप जहां कहें मैं सांप लेकर और जहर लेकर आ जाऊंगा। और तब नोएडा के एक बैंक्वेट हॉल की एक जगह पार्टी के लिए तय की गई कि यहां पार्टी करेंगे और उस व्यक्ति को वहां बुलाया गया। यह सारा एक जाल था, ट्रैप था। जब सारा यह ट्रैप जाल बिछा दिया गया, तब इसकी जानकारी नोएडा के वन विभाग और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई। और जैसे ही सांपों के तस्कर सांपों और उनके जहर के साथ इस बैंक्वेट हॉल में पहुंचे, तो पुलिस पहले से इंतजार कर रही थी और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। यानी मेनका गांधी के एनजीओ का आरोप है कि एल्विश यादव ने ही इस पार्टी के लिए ये सारे सांप वहां पर भिजवाए थे, अरेंज किए थे, जिसकी वजह से नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को इस केस में आरोपी बना लिया। हालांकि खुद एल्विश यादव ने इन आरोपों को गलत बताया है। आज उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। हालांकि खुद वो कहां हैं किसी को नहीं पता, खुद वो अभी फरार हैं, लेकिन उनका वीडियो जो संदेश है वो आप सुन लीजिए।
ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। प्लीज मेरा नाम खराब ना करें, और ये जितने भी इल्जाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। जैसा कि आप जानते हैं, एल्विश यादव बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक रियलिटी शो है बिग बॉस, वो भी जीता था, और वो अपने बयानों की वजह से अक्सर विवादों में रहते हैं। आजकल लोकप्रिय होने का और विवादों में बने रहने का फायदा ये होता है, विवादों में बने रहने के कारण ही लोगों को लगता है कि ये लोकप्रिय होने का एक अच्छा साधन है, और एल्विश यादव उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। एल्विश यादव यूट्यूबर हैं और लाखों लोग उनके यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हैं। अब यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि सांपों का जहर नशे के लिए कब से इस्तेमाल होने लगा और कैसे इस्तेमाल होता है। तो नशे की दुनिया का काला सच ये है कि सांपों का जहर ड्रग्स के नशे से भी ऊपर है और महंगा है। जिन लोगों को अब ड्रग्स में भी मजा नहीं आ रहा, अब वो सांप के जहर का नशा करते हैं। जिन सांपों का जहर लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सांपों को पहले एक इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि इन सांपों का जहर जानलेवा ना रहे, यानी इन सांपों के जो जहर को थोड़ा कम किया जा सके। इंजेक्शन लगने के बाद जब इनका जहर थोड़ा सा कट जाता है, हल्का हो जाता है, इन सांपों से लोग खुद को कटवाते हैं, जिसे स्नेक बाइट कहते हैं। और स्नेक बाइट से सांपों को का ये जो जहर होता है, जो मिलता है उन्हें स्नेक बाइट करके, ये जहर 5 से 6 दिन तक इंसानों के शरीर में नशे का काम करता है। यानी एक ऐसा नशा है जो आपको 5 से 6 दिन तक महसूस होता है। कोबरा के 1 मिलीलीटर जहर की कीमत बाजार में 10,000 से 25,000 रुपए के बीच होती है। तो देखिए, आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि पहले आप सोचते थे कि लोग सिर्फ शराब का नशा करते हैं, फिर चरस गांजे का नशा करते हैं, फिर ड्रग्स आई, पार्टी ड्रग्स आती हैं बहुत तरह तरह की, और अब लोग स्नेक बाइट्स लेते हैं और जो सांप का जो नशा है, सांप के जहर का नशा, वो करने लगते हैं। अब 2 बातें हैं, या तो एल्विश यादव को जानबूझकर उनकी विचारधारा की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, और या फिर वाकई एल्विश यादव का इसमें कोई हाथ है। अब आने वाले टाइम में जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा कि इसकी सच्चाई, इसका ब्लैक क्या है और व्हाइट क्या है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर रहता है। नमस्कार।